हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। मैंने आपको वे ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस का एनालिटिकल ट्रीटमेंट कराया और ऐसा मेथड कराया जो सभी लोग कर रहे हैं और देखा उसमें काफ़ी टाइम लगा। तो मैंने कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका एक बहुत शॉर्टेस्ट 2-3 लाइन में जो हो जाए उसको कराऊंगा। तो चलिए करते हैं। और जो आज ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने पहले से ही रे ऑप्टिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उसमें आप जाकर पूरा प्लेलिस्ट ओपन करिए रे ऑप्टिक्स नाम से और सारे वीडियो रे ऑप्टिक्स के देखिए। दूसरी प्लेलिस्ट मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बनाई है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सारे हैं उसके अंदर विद ऑल डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स जो नीट में आते हैं। इसके अलावा बच्चे जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट ये रहेगा कि वो 11th का भी साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी की बच्चे 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें आप यू कैन बी बेनिफिटेड बाय व्यूइंग ऑल दीज चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिक्स में ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, सबको ध्यान से करिए, साथ साथ रिवाइज करते चले जाइए। और अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है बच्चे, नवंबर दिसंबर 2 महीने में आप बहुत जल्दी से काम करिए, ठीक है। तो चलो वीडियो देखने से पहले हमने जैसे बताया था नमस्ते कविता से, हमने वी आर वेरी ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता फॉर प्रोवाइडिंग अस क्लिप ऑफ ए मोटिवेशनल सॉन्ग। तो एक सॉन्ग देख लीजिए, कुछ सेकंड्स का है और उसके बाद फिर हम प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मोटिवेशनल सॉन्ग आपके लिए मैं प्ले करता हूँ। पापा ना देखो इस तरह मुझे कि शक ना हो जाए मुझे खुद पर कि मैं खड़ा उतर पाऊंगा, कहीं भटक ना जाऊं इतनी उम्मीदों से कि मेरी खुद से उम्मीदें ही किनारा ना कर ले। पापा ना देखो इस तरह मुझे कि शक ना हो जाए मुझे खुद पर। वेलकम बैक आफ्टर व्यूइंग द मोटिवेशनल सॉन्ग। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, ये कितना बड़ा मेथड था आपने देखा, जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमने लगा दी, ठीक है। इतना सारा लगा रहे हैं, अरे इतना नहीं करना होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 लाइन में करेंगे। देखिए शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है, गौर सर का शॉर्टेस्ट मेथड, सी दिस शॉर्टेस्ट। मैं कैसे करता हूँ एक्चुअली में, आपने देखा था कि 2 जो सोर्सेज हैं S1 और S2, एक सोर्स ये था और एक सोर्स ये है। ये आपका क्या निकाल रहा है, 2 वेव्स निकाल रहे हैं और दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम है, यानी कि ये दोनों सोर्सेज कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज है। P पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, दोनों की वेवलेंथ लैम्डा है, यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। P पॉइंट पर S1 से जो वेव जा रही है बच्चे, अब आपको सबको पता है कि हाइगन ने क्या माना था, ईथर पार्टिकल, तो पार्टिकल P ईथर का है। तो S1 के जाने से, S1 जब वेव जा रही है तो P पार्टिकल विल ऑसिलेट, S2 के जाने से भी P पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। दोनों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करना है। तो वहाँ जैसे मैंने लिखाया था सेम है, ड्यू टू S1 वेव, सॉरी ड्यू टू S1 सोर्स की वजह से जो वेव आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल P का बताओ बच्चे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने एम्पलीट्यूड A माना है, y1 इज इक्वल टू A साइन ओमेगा t, करेक्ट है। दूसरा बच्चे आप मान लीजिए ड्यू टू S2 सोर्स, ड्यू टू S2 सोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P, सेम पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P क्या हो जाएगा बोलो, y2 इज इक्वल टू, माना मैंने इनके बीच में फेज डिफरेंस कुछ मान लिया है, दैट इज फाई। इक्वेशन नंबर 2। तो A क्या है बच्चे, यहाँ पर A जो है वो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का, जो दोनों सोर्सेज वेव्स निकाल रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड A माना है,
एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, यानी सेम माना है, मैं डिफरेंट भी मान सकता हूँ। और फाई क्या माना है मैंने, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम। यहाँ तक हमने बिल्कुल सेम किया जैसे पहले किया था। इसके बाद बच्चे आपको शॉर्ट तरीका क्या करना है, तो एक वेव के आने से पार्टिकल ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, दूसरे के आने से ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, इनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करते हैं। तो बच्चे मुझे बताइए, क्या आपने फेजर डायग्राम नहीं पढ़ा है? ऑसिलेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर। तो मैं देखो आपको फेजर डायग्राम से कराता हूँ, 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग फेजर डायग्राम, बस काम खत्म। अब फेजर डायग्राम से किया करो बच्चे, ऑसिलेशन चैप्टर है, वेव मोशन वाला चैप्टर है, ठीक है, और ये एसी चैप्टर है, और वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है। तो बच्चे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यदि मैं इसको मान लूँ, सपोजिंग ये आपने एक रेफरेंस लाइन ले ली, लेट इट बी रेफरेंस लाइन, ये इसको हम रेफरेंस लाइन मान लें, 1 मिनट, ये एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। इसके रिलेटिवली बच्चे ए साइन ओमेगा टी, मान लीजिए ए साइन ओमेगा टी यहाँ है, ठीक है, ये ए साइन ओमेगा टी, ये एंगल है ओमेगा टी, ये एम्पलीट्यूड है बच्चे ए, ठीक है। दूसरा वाला बच्चे इससे कितना एंगल आगे है, फाई एंगल आगे, तो इसको फाई एंगल आगे लेकर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, उसका भी आपने ले लिया, ये लो हमने फाई वाला ले लिया, एम्पलीट्यूड तो ए ही है, ये हो गया बच्चे दूसरा। अब फेजर डायग्राम के लिए आप क्या करते हैं, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करिए, और इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करिए, तो ये बन गया बच्चे इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। लो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, लो 1 मिनट में ख़त्म हो गया। तो ये है एम्पलीट्यूड ए। अब आपको सबको पता है रोम्बस बन गया ए, ये पूरा जो चीज़ बनी है रोम्बस बन गया है, तो रोम्बस में बच्चे ये डायगोनल है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल को 5/2 हो गया, और ये बच्चे एम्पलीट्यूड ए है, तो रोम्बस में ए कितना हो गया, तो ए इज इक्वल टू, जल्दी से बताएं, 2a cos 5/2 था या नहीं, आ गया लो रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट ये हो गया, और इनिशियल फेज कितना हो गया, ज़रा बोलो, इनिशियल फेज कितना हो जाएगा बच्चे, जो 5/2 है ओमेगा टी में 5/2 ऐड हो गया, तो इनिशियल फेज ये क्वेश्चन आता है कि दो वेव्स यदि सेम एम्पलीट्यूड की हैं, सुपर इम्पोज कर रही है, उनके बीच में फेज डिफरेंस 5/2 है, तो रिजल्टेंट वेव जो बनी है उसका इनिशियल फेज 5/2 होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी बच्चे, रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। जरा देखो बच्चे वहाँ पर कितना पापड़ बेलने पड़े आपको, 5/2 आया, रिजल्टेंट 2a cos 5/2, क्या कर रहे हो भैया, फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, ठीक है, फाई नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये मैंने आपको 1 मिनट में निकाल दिया, ख़त्म कहानी हो गया। अब देखो बच्चे इसका देखते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकलेगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैं मेथड ऐसे करा रहा हूँ कि आपको बच्चे यदि फॉर्मूले याद भी नहीं है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा मकसद ये रहता है कि हमेशा एक पेरेंटल फॉर्मूला ड्राइव कर लो बहुत शॉर्ट तरीके से, जिससे कि आपकी गलती ना हो। गलत फॉर्मूले याद नहीं होने, बच्चे क्या करते हैं गलत फॉर्मूले याद हो जाते हैं, तो गलत फॉर्मूले ना याद रखकर आपको उनका पेरेंटल फॉर्मूला याद रखो, जिससे कि हम उसको ऑल्टर करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बच्चे होती है, देखो I1 और I2, ये तो सबको पता है कितना था, k × a, k मैंने कांस्टेंट मान लिया है, इट इज़ ए कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट नहीं है,
तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बच्चे आई आर हो जाएगी वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू समथिंग के इंटू ए स्क्वायर, है नी। ये तो बच्चे अलग है, ये जो चीज़ है ये तो मैंने ये अलग चीज़ दिखाई है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो ये होगी जहाँ पर I1 I2 वेयर, तो ए की वैल्यू ये रही यहाँ से, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो गया, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर, दैट इज 4a स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2। के ए स्क्वेयर बच्चे एक सोर्स की इंटेंसिटी है, इसको आप मान लीजिए I0 या I मान लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू बच्चे 4 टाइम्स I इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2, where I is the intensity of one, I is the intensity of one wave। ठीक है, अब इसका हमें बच्चे करना है कि मैक्सिमा जो हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमम जो हो रहा है यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सब डेरिवेशन आपको एक लाइन में आ जाएगा। चलो कंडीशंस ड्राइव कर लेते हैं। तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखिए, conditions for constructive interference। condition for constructive interference। condition for constructive interference। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, बोलो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट शुड बी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कितना है देख लो जरा, यानी कॉस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब 4I, दैट इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ 1। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, डबल एफ लिख देते हैं, नहीं, वो कब होगा जब कॉस स्क्वेयर 5/2 इज इक्वल टू 1। तो कॉस ऑफ 5/2 इज इक्वल टू ±1। तो बच्चे 5 कॉस किस एंगल का, 5/2 कॉस 0 1 है, कॉस 180 -1 है, कॉस 2π फिर 1 है, सो ऑन। सही है क्या। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 0, 0 × 2π × 4π, सो ऑन। और बच्चे एक काम और करो, कॉस में क्या होता है, हम प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, क्योंकि कॉस -θ 4th क्वाड्रेंट में भी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 0 ± 2π ± 4π ये सब हो सकता है। दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स। The phase difference between waves must be, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, दैट इज n × 2π, n × 2π होना चाहिए। दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, दैट द फेज डिफरेंस इज integral multiple of integral multiple of 2π। लेकिन मैंने आपको बताया था फेज डिफरेंस 2π है, तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा ना। तो पार्ट डिफरेंस बोलो जल्दी से भाई, 2π है तो इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस
डेल्टा एक्स लिखना चाहो डेल्टा एक्स या डेल्टा ही लिख लो खाली, तो दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये भी बच्चे आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। दैट इज द पाथ डिफरेंस मस्ट बी, तो पाथ डिफरेंस मस्ट बी, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा या तो एक वेव आगे हो या लैम्डा वो वेव दूसरे वाले से पीछे हो। ये हो गया प्लस माइनस लैम्डा का चक्कर। तो जीरो हो, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दोनों केस में एन की वैल्यू हो सकती है 0 प्लस माइनस 1, तभी तो इंटीग्रल लिखा है, प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 कॉमा सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू बच्चे देखो 4i, ये भी मैंने लिख दिया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4i। ठीक है, तो आई एक और देख लेना चाहें एक बार और, देखो कि आई आर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2। इस पर क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना है नहीं, इसलिए मैंने लिखा है। और आई मैक्सिमम जो है वो कितना है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो बच्चे 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स, किसी एक सोर्स की इंटेंसिटी का 4 टाइम्स इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, क्योंकि ए और ए मिलकर 2a हो गया। सीधी सी बात ये है, ये आपके पास वेव है बच्चे, ये ए, दूसरी बच्चे ए, तो रिजल्टेंट हो गया 2a। समझ में आ गया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a। ये बच्चे हो गया a, ये बच्चे a, रिजल्टेंट हो गया 2a। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा सा आपको सिंपल तरीके से मैंने समझाया, ये मैंने ग्राफ से भी समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा अलग से मैंने समझा दिया था, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा हटा देते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको समझ में आई नहीं, तो ये सब इसको हटाओ। ठीक है, रुक जाओ, क्योंकि ये हम यहाँ नहीं सिखा रहे हैं आपको, ये तो बताया आपको भी। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी हो गई, चलो सब हो गया। अब ये याद रखना बच्चे, पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल या फेज डिफरेंस 2π का इंटीग्रल मल्टीपल, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही होंगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप चलिए बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम, यानी दो वेव ऐसे मिले कि एक दूसरे को कैंसिल करें, यानी जीरो ही कर दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम, डार्क, बिल्कुल डार्कनेस। तो ये कब हो सकता है, जब आपके पास कॉस स्क्वेयर, भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो वही है ना, आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स, याद हो गया, इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2। तो कॉस स्क्वेयर 5/2 मस्ट बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ऑफ 5/2 ये भी 0 हो गया। तो 5/2 किस एंगल का है बच्चे,
पाई हो, कॉस पाई बाई 2, सॉरी कॉस 90 0 है, फिर इसके बाद 3 पाई बाई 2, इसके बाद 5 बाई पाई बाई 2 एंड सो ऑन। चाहे प्लस माइनस दोनों लगा सकता हूँ मैं। तो 5 कितना आ गया ज़रा बोलो, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई, आ गया डेरिवेशन, प्लस माइनस 5 पाई सो ऑन। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज 2n-1 इंटू पाई। याद रखना है बच्चे, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये आ जाएगा। अब देखो 0 जब रखेंगे तो 2n+1 होगा, तो यहाँ पर n जो है 1 से लिखना, 1 2 3 सो ऑन। तो ज़्यादातर बच्चों ने, मैंने देखा है अच्छे बच्चों का -1 हो जाता है बच्चे, क्योंकि वो 2n+1 रख लेते हैं और थर्ड मिनिमा पूछ रहा है तो बच्चे n = 3 रख देते हैं, ये गलत है। तो थर्ड के लिए बच्चे आपको n = क्या रखना पड़ेगा, यदि 2n+1 ले रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, 2 रखना पड़ेगा, वहाँ गलती हो जाएगी, इसलिए मैंने 2n-1 ही बताया ऑड मल्टीपल। तो 1 के लिए 2n-1 इंटू पाई, n1 रखोगे तो फर्स्ट मिनिमा, n2 रखेंगे तो ऐसे, ठीक है, 1 2 3 रख लेना। तो यानी फेज डिफरेंस क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मत लिखो, खाली ऑड मल्टी, इंटीग्रल में 0 भी होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ, चलो लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ, प्लस माइनस तो होता ही है खैर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसी तरह से बच्चे पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस की बात करें तो बच्चे पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई, 2 पाई है तो लैम्डा है, तो पाई कितना होता है बोलो, लैम्डा बाई 2, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो ऑड इंटीग्रल लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, ऑल इंटीग्रल के माइनस भी वैल्यू ले रहे हैं, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 0 तो खैर इवन लेते हैं इसलिए हम नहीं कंसीडर करेंगे, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई सही है, सही चलेगा। पार्ट डिफरेंस हमारा ये हो गया, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो वेव जो है क्या होगी, एक वेव ये है, दूसरी वेव बच्चे ऐसे मिलती है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बच्चे हो जाएगा 0 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की कंडीशन याद रखना। अब थोड़ा जनरल केस भी करा दूं। जनरल केस में क्या होगा कि आपके पास जो A1 और A2 ये हो जाएंगे बच्चे दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड, इस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो बच्चे पहला जो वेव जाने से जो पार्टिकल P है वो ऑसिलेट करेगा y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t से। दूसरे वेव के जाने की वजह से पार्टिकल ऑसिलेट करेगा विद एम्पलीट्यूड A2 और उसमें कुछ फेज डिफरेंस होगा, माना ओमेगा t प्लस फाई। अब इन दोनों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर देंगे, तो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो बच्चे एक आपके पास A1 एम्पलीट्यूड है, एक दूसरा आपके पास A2 एम्पलीट्यूड है, वो ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, इनके बीच में 5 फेज डिफरेंस है। तो इसका आपने
फेजर डायग्राम कंप्लीट किया और ये पैरेललोग्राम भी बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बच्चे। रिजल्टेंट बच्चे ए आ गया और इनिशियल फेज फाई नॉट हो गया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए स्क्वेयर, पाइथागोरस लगा दो, सॉरी पैरेललोग्राम लो लगाओ, a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर याद है, प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई। तो I1 जो क्या था बच्चे, I1 था k इंटू a1 स्क्वेयर, I2 कितना हो जाएगा k इंटू a2 स्क्वेयर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो गई k इंटू ए स्क्वेयर। तो जब इसको k की वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ रही है, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2, बच्चे रूट के ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। ध्यान ये रखना बच्चे, जो ये टर्म है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो टर्म है बच्चे ये इंटरफेरिंग टर्म है। तो इंटरफेरेंस होने के लिए, इंटरफेरेंस तभी होगा जब आपके पास जो ये इंटरफेरिंग टर्म है यानी कॉस फाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यदि कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही तो इंटरफेरेंस होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से या तो ज़्यादा हो या I1 प्लस I2 से कम हो। इसका मतलब 2 रूट I1 I2 कॉस फाई ये 0 किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। करेक्ट हो गया नहीं? तो कॉस फाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो फॉर इंटरफेरेंस, ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाए, वो कब हो सकता है, यदि दो वेव्स आपस में परपेंडिकुलर मिले या फाई फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो वो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो उनका फाई फ्लक्चुएट करता है, ध्यान रखना। बहुत स्पेशल कंडीशन, बहुत स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ, वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल केस कि आपके पास इंटरफेरेंस के लिए फॉर इंटरफेरेंस के लिए जो सोर्सेज हैं should not emit waves of fluctuating या varying phase difference। यदि फेज डिफरेंस फ्लक्चुएट कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा कि कॉस फाई का, ध्यान से समझना, कॉस फाई की जो एवरेज वैल्यू है उसको कहते हैं एवरेज। समझ में आ रहा है? नहीं पता नहीं, देखो आएगा, दोबारा समझ लो। AVERAGE एवरेज वैल्यू। तो कॉस फाई की एवरेज वैल्यू बच्चे होती है 0 पूरे साइकिल में। कॉस फाई डी फाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई अपन 2 पाई। कॉस फाई का फंक्शन सबको पता है नहीं? अरे भैया कॉस फाई का फंक्शन ये होता है नहीं। तो जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब वैल्यू तो 0 हो जाएगी एवरेज, या नहीं? क्योंकि आपका सम 0 हो रहा है। इंटीग्रेशन करो या फिर बच्चे एरिया निकालो, बात तो एक ही है। मैं आपको कह रहा था ना, मैं आपको बहुत भयानक इंटीग्रेशन नहीं कराऊंगा, मैं सीधा एरिया से बता रहा हूँ। कॉस फाई का फंक्शन ये है, तो पूरे साइकिल में ये 0 है बच्चे, ये आपके पास 2 पाई है यहाँ तक। तो जितना ये पॉजिटिव वैल्यू है ये दोनों मिलकर उतनी ये निगेटिव वैल्यू है। तो कॉस फाई की जो मीन वैल्यू है पूरे साइकिल में 0 हो गई। इसका मतलब कॉस फाई जब 0 हो गया तो इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो इंटरफेरेंस होने के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी कभी भी I1 प्लस I2 नहीं होनी चाहिए।
resultant intensity should never be equal to, the resultant intensity should never be equal to I1 plus I2. सबको समझ में आया नहीं? कभी भी I1 प्लस I2 के बराबर ना हो। यदि I1 प्लस I2 के बराबर हो गया तो मैं पहले दिन बताया था, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दो वेव्स आ रही हैं तो दोनों वेव्स के मिलने से हमेशा ध्यान रखना कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार देख लो। इंटरफ्रेंस मैंने कराया था कहीं, इंटरफ्रेंस स्टार्टिंग में आई थिंक यहां देखो, ये देखिए एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है। तो बच्चे ऐसे समझ के चलो, इसका बहुत मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है। मतलब आप आज से 15 साल के बाद आपके किसी फ्रेंड ने एक पार्टी थ्रो की है और उसमें आप सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, जो आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, 10 का एक ग्रुप होता है, 10-15 का, तो उन बुलाया है। तो बुलाने के बाद उसने क्या किया, सीसीटीवी लगा दिए और उसने दो वहाँ पर किचन रखे हैं, एक ये किचन है, एक ये किचन है। यहाँ से एक प्लेट आ रही है, यहाँ से एक प्लेट आ रही है और एक यहाँ से प्लेट आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो सारे गेस्ट हैं उनको कितने प्लेट्स मिल रहे होंगे? जल्दी से बताएं। वे एक किचन ये है, एक किचन ये है, तो यहाँ से एक वेटर प्लेट लेकर आ रहा है, एक वेटर यहाँ से प्लेट लेकर आ रहा है। तो हर गेस्ट के पास 2 प्लेट्स होंगे, एक मीठा और एक खट्टा। तो खट्टा नमकीन मान लो, मीठा और नमकीन, मीठा और नमकीन, हाँ। तो लेकिन बाद में जब यानी पार्टी खत्म हो गई और सबने वाह 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 सबको थैंक यू कहा जिसने होस्ट था, और उसके बाद जब सीसीटीवी खगाला गया जिसने पार्टी थ्रो की, तो उसने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग तो 4 प्लेट खा रहे हैं और कुछ लोग उनको खिला रहे हैं, यानी 0 खा रहे हैं। यानी एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, 2 प्लेट है, सबको 2-2 प्लेट मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो 4 खा रहे हैं और कुछ 0 खा रहे हैं, यानी उनको दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि लीजिए। तो वेटर तो ना खा गए यहाँ पर, भाई एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो हुआ क्या, इसका मतलब कुछ लोगों के पास, जो सब लोगों के पास 2-2 होनी चाहिए थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर नॉन यूनिफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। तो किसी पे 4 है, किसी पे 0 है, एवरेज कितना है 4 + 0/2 यानी 2 हो गया। 2 ना होकर किसी पे 4, किसी पे 0, किसी पे 4, किसी पे 0। जहां पे 4 हो रहे हैं वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहां पे 0 है प्लेट्स, इसका मतलब वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी वो ऑफर कर रहे हैं। यानी हो सकता है जिनको 4 खिला रहे हैं ना, वो कुछ बड़े ऑफिसर बन गए हैं, भाई चलो भाई हमारा जरा काम करा देना हॉस्पिटल्स का, है नहीं, ये पास करा देना मिस्ट्री से। ऐसे मस्का लगा रहे हैं, ऐसे मस्का उसका लगता नहीं है, ध्यान रखना, काम अच्छा करना। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? सही है, ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए आइए फिर वापस। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कभी भी बच्चे सम के बराबर नहीं होनी चाहिए यदि इंटरफेरेंस करना है। इंटरफेरेंस तभी होगा जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज सम ऑफ I1 एंड I2 ना हो, I1 I2 ज़्यादा या कम हो। तो ये सब आपके पास हो गया। तो यदि 2 सोर्सेज बच्चे फ्लक्चुएटिंग फेज निकाल रहे हैं तो उनको कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज, है ना। ये जो मैंने पीछे लिखाया, द सोर्सेज शुड नॉट एमिट वेव्स ऑफ वेरिंग फेज, दैट इज द सोर्सेज जो हैं बच्चे, वो सोर्सेज must not be, the sources should not be, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं होने चाहिए। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जहां वो दोनों एक ही वेवलेंथ की वेव्स निकालें, लेकिन बच्चे वो इनकोहेरेंट होंगे। ठीक है, सोर्सेज शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इनकोहेरेंसी होती है। तो ये 2 सोर्सेज इंडिपेंडेंट हैं तो वो इनकोहेरेंट है। ठीक है, वो फ्लक्चुएटिंग फेज, इंडिपेंडेंट का मतलब है फ्लक्चुएटिंग फेज।
समझ में आ रहा है नहीं? दे एमिट वेव्स ऑफ वेरिंग या फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएशन समझ में आता है? फ्लक्चुएशन, लाइट का फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएटिंग फेज। तो इससे क्या है, फाइव वेरी कर रहा है, फाइव वेरिंग कंटिन्यूसली, और cos फाई की वैल्यू एवरेज पूरे साइकिल में 0 हो जाती है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी बच्चे वो I1 प्लस I2 हो जाता है। और I1 प्लस I2 होने का मतलब है नो इंटरफेरेंस। कितना मैंने आपको समझाया। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे नीट में ऐसे ही आते हैं, बहुत सारा दे देगा, ये वेवलेंथ, दोनों सोर्स की वेवलेंथ इतनी है, ये है, ये है, ये एक छोटा सा लिखा होगा, दे आर इंडिपेंडेंट सोर्सेज। समझ में आ रहा है नहीं? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस दे रखा होगा। ये क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन देख लो कि एक आपके पास पहला सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी I है, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी 4I है, इनके बीच में बच्चे फेज डिफरेंस मान लीजिए 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का मतलब π/3 हो गया। ठीक है, तो फाइंड द रिजल्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो। इफ द लास्ट में लिखा होगा, मैं कह रहा था कि न्यूमेरिकल है आपका एनिमी, शत्रु है, शत्रु बच्चे लास्ट तक देखते रहो उसको, लास्ट सेंटेंस में, लास्ट वर्ड में वो आपका यानी वार कर सकता है, आपको गिरा देगा। देखो गिरा दिया। फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इफ सोर्सेज आर। अब ये बच्चे नेक्स्ट लाइन में एक वर्ड था बस। अब बच्चा जो है कुछ नहीं कर रहा, सॉल्व करे चले आ रहा है, पहला इंटेंसिटी ये, दूसरी इंटेंसिटी ये, फेज डिफरेंस इतना, और बच्चे फॉर्मूला उसको आता है, बहुत खुश है, आहा, यानी कि 4I नहीं, क्या आ गया था, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू cos फाई। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। अरे भैया आपने आसान को टफ कर दिया, इसका आंसर ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि सोर्सेज कैसे हैं, सोर्सेज है इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, देयर इज नो इंटरफेरेंस। जब इंटरफेरेंस है ही नहीं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो गई, I1 प्लस I2 दैट इज I प्लस 4I, दैट इज आंसर इज 5I। ये क्वेश्चन बच्चे वेव ऑप्टिक्स में भी आता है और 11th के वेव मोशन में भी आता है, तो वहाँ भी बच्चे साउंड वेव्स में भी इंटरफेरेंस होता है, वेव में तो होगा ही। तो आया आपको समझ में, सारी कंडीशंस क्लियर हो गई या नहीं? देख लो बच्चे। अब इसी में आगे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब एक चीज और देख लो, इसी से ये जो आपके पास पॉइंट ये वाला जो आ रहा है पेज, ये वाला, इसको बच्चे नेक्स्ट पेज में ले लो। एक मिनट, ये वाला, ठीक है, ऐड टू न्यू पेज ले लेते हैं। इस नए पेज पर इस क्वेश्चन को कराएं। एक छोटा सा एक और इसका पार्ट रह गया है बस, फिर हम आगे अगले में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आ जाएंगे। कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमा की नहीं, जरा देखो, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1, तो ये हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट
I2 का होल स्क्वायर। एंड फॉर मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर मिनिमा मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। तो cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बच्चा करेगा cos फाई की वैल्यू 0। अरे भाई 0 होने पर तो i1 प्लस I2 हो गया ना। cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1। इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई, बोलो, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। बच्चे ये हो गया मैक्स और ये हो गया मिनिमम। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछता है कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशो क्या होगा। बहुत आते हैं क्वेश्चन। ये हो गया √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। सिंस आई जो है बच्चे वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखना, जो विड्थ ऑफ स्लिट्स, जो मैंने S1 S2 के जो सोर्स के दिखाए थे ना, विड्थ ऑफ स्लिट्स, यदि W1 अपॉन W2 है तो बच्चे वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, विच इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। अब इससे बच्चे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थोड़ा मैंने आपको तेजी से बता दिया। यदि दो सोर्सेज का विड्थ का रेशो, स्लिट्स का विड्थ का रेशो दे रखा है, इसका मतलब इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है, इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल है या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो अब आपके पास आराम से क्वेश्चन कर लेना कि दो सोर्सेज है, उनका एम्पलीट्यूड का रेशो 1:2 है, तो मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशो पूछ रहा होगा। दो सोर्सेज है, उनकी इंटेंसिटी का रेशो 1:4 है, तो मैक्सिमा और मिनिमा का रेशो पूछ रहा होगा। या दो सोर्सेज है, उनके विड्थ का, स्लिट्स का विड्थ का रेशो 1:9 है, तो बताइए मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशो कितना होगा। तो आप इंटेंसिटी और विड्थ एक जैसी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आप इसको आज फिनिश कर देते हैं। 1 मिनट चलिए बच्चे, 1 सेकेंड में देखता हूँ ये क्या हो रहा है। यस हो रहा है, ठीक है। हो गया। पीछे वाला प्रीवियस पेज यही था। हाँ हाँ, चलिए तो एक क्वेश्चन बस कर लो। क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ रेशियो ऑफ amplitudes of waves be 1:3, find maxima टू मिनिमा। बच्चे गड़बड़ मत कर देना कि मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशियो पूछ रहा है। तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। तो ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर आप स्कूल के टीचर नहीं है, डरना नहीं कि ये कैसे ले लिया वह कैसे ले, कुछ मत दिमाग लगाओ बच्चे। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो लेट A1 बच्चे 1 ले लें, A2 को बच्चे 3 ले लें। क्या परेशानी, लिख देना लेट A1 इज इक्वल टू 1, तो 1 + 3 और 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो 4 × 4 और -2 का स्क्वायर है नहीं। तो ऐसा करते हैं, अंदर ही ले लेते हैं इसको, क्यों आप पहले। तो 4 अपॉन -2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4, आंसर इज 4:1। आ गया बच्चे आपको समझ में? नहीं तो आज मैंने आपको इंटरफेरेंस की कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस मैंने बता दी। आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका बताया बच्चे, जैसे आप फेजर डायग्राम जब
एसी में कर सकते हो तो वेव ऑप्टिक्स में करने में आपको क्या परहेज है, लेकिन नहीं कराएंगे लोग, वही भैया भयंकर तरीके से उसका ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कुछ मत करो। फेजर डायग्राम बनाओ, क्वेश्चंस करो आराम से, ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चे इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके आते हैं, वो मैं करूँगा। तो चलिए आप रिवाइज करते चले जाइए बच्चे, और पोस्ट करिए है ना कम्युनिटी के अंदर, माई कम्युनिटी के अंदर, क्या आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके।